नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। इस सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर 30 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया करेंगे जीके और जीएस के। यह जो आपकी सीरीज होगी, जितने भी एक दिवसीय एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज सुपर इम्पॉर्टेंट होगी। तो डेली बेसिस पर हम आप तक 30 सबसे बेहतरीन जो प्रश्न होंगे हर सब्जेक्ट के, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इन सभी सेक्शंस को हम डेली बेसिस पर कवर किया करेंगे इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से। तो यह हमारा पहला वीडियो है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह जो सीरीज है आपको कैसी लगी तथा क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है किस प्रकार का है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज के पहले इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन चुना गया था? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं। आपको पता होगा स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? स्वराज पार्टी का जो गठन था यह कब किया गया था? तो किया गया था आपका जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का जो गठन है यह किया गया था इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो आपकी स्वराज पार्टी थी इसका जो गठन था इलाहाबाद में किया गया था। किसके द्वारा? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तथा इस स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास और इसके जो महामंत्री थे वो थे मोतीलाल नेहरू। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो स्वराज पार्टी थी, जब स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया 1923 में, तब आगे चलकर जो स्वराज पार्टी थी ये चुनाव में भाग लेने लगी। तथा इसी क्रम में 1925 में एक चुनाव होता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। तथा स्वराज पार्टी की तरफ से चुनाव जीतते हैं आपके और विट्ठल भाई पटेल, तथा इनको जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल। तथा इनका संबंध किससे था? तो स्वराज पार्टी से था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी थी? आपको बताना है। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो रजनी कोठारी के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। रजनी कोठारी इस पुस्तक के लेखक हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया के। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है भारत में आपातकाल नहीं घोषित किया जा सकता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आपका जो आंतरिक अशांति वाला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो है भारत में नेशनल इमरजेंसी नहीं घोषित की जा सकती है। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में जो नेशनल इमरजेंसी है वह आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं घोषित की जा सकती। बाकी जो आपके तीनों ऑप्शन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, परंतु आंतरिक अशांति के आधार पर जो है इमरजेंसी भारत में नहीं लगाई जा सकती। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल का जिक्र है? तो टोटल 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। एक आपका हो गया नेशनल इमरजेंसी, एक हो गया राष्ट्रपति शासन जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, एक आपका होता है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का आपका संबंध आर्टिकल 352 से है। स्टेट इमरजेंसी जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, इसका संबंध आपका आर्टिकल 356 से है। और आपका वित्तीय आपातकाल का संबंध आपका आर्टिकल 360 से है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो वित्तीय आपातकाल है एक बार भी हमारे देश में अभी तक नहीं लगाया गया। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में अभी तक लगाया नहीं गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। जो है आर्टिकल जो 360 है वह अभी तक इंपोज नहीं हुआ है भारत में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे पंचायतों का जो जिक्र है हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 में पंचायतों का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, सही सुमेलित है। उसके बाद नगर पालिकाओं का जिक्र किस भाग में किया गया है? तो हमारे संविधान का जो भाग 9A है, यानी कि भाग 9 क है, इसमें नगर पालिका का जिक्र किया गया है। तो आपका दूसरा भी ऑप्शन सही दिया गया है।
उसके बाद हमारे भारतीय संविधान में जो सहकारी समितियां, इनको कहाँ पर रखा गया है, तो भाग 9 ख में जो है सहकारी समितियों को रखा गया है। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही दिया गया है। और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, अधिकरण। अधिकरण को यहाँ पे भाग 10 में नहीं रखा गया है। आपका भाग 10 में क्या मिलेगा, तो भाग 10 में आपको मिलेगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को जो है भाग 10 में रखा गया है। लेकिन आपका जो अधिकरण है इसको किस भाग में रखा गया है, तो अधिकरण को भाग 14 में रखा गया, 14A में। आपका जो भाग 14 क यानी कि 14A है, इसमें अधिकरण को जगह दी गई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी था वह सुमेलित नहीं था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऋग्वेद किस प्रकार का, मतलब ऋग्वेद है क्या है, आपको बताना है। तो ऋग्वेद क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ऋग्वेद है यह स्रोतों का एक संकलन है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो आपका ऋग्वेद है यह स्रोतों का संकलन माना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा हमारे जो वेद है, हमारे 4 वेदों में से सबसे पुराना जो वेद है वह कौन सा है, तो हमारे चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। तथा इसमें कुल कितने मंडल हैं, तो टोटल 10 मंडल हैं आपके ऋग्वेद में। तथा कितने सूक्त हैं, तो सूक्तों की संख्या टोटल 1028 है ऋग्वेद में। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ऋग्वेद का जो पहला मंडल था और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था यह सबसे अंत में जोड़ा गया था। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह जो है आपका फैक्ट है। इसके अलावा आपका जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, आप ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का जो आपका तीसरा मंडल है इसमें जो है किसका जिक्र किया गया है, तो गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके अलावा एक चीज और ऋग्वेद से संबंधित पूछी जाती है आपके एग्जाम में, कि ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं या संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया आपका ऐतरेय हो गया, ऐतरेय हो गया, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है कौशितकी, कौशितकी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, किससे संबंधित है, तो आपके ऋग्वेद से संबंधित है। इनके बारे में आपको याद रखना है, ऐतरेय और कौशितकी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और करनाल बंट रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करनाल बंट रोग का संबंध आपका किससे है, तो गेहूं की फसल से है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। गेहूं की फसल से संबंधित है आपका करनाल बंट रोग। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, गेहूं की फसल से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किस कण का जो व्यास है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस कण का व्यास जो है 0.00 मिलीमीटर से कम होता है, तो इसको हम कहते हैं मृत्तिका। जो मृत्तिका होता है इसका जो व्यास होता है, मृत्तिका कण का जो व्यास होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो सेबी अधिनियम था यह 1992 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। सेबी अधिनियम यानी कि जो आपका सेबी एक्ट था यह 1992 में पारित हुआ था। इसी के तहत जो सेबी थी उसको वैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, सेबी की अगर स्थापना पूछ ले तो स्टॉक, यहाँ पे इसका मतलब क्या था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम होता है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना तो की गई थी 1988 में, परंतु इसका जो अधिनियम था 1992 में पारित हुआ था। तथा इसी अधिनियम, इसी एक्ट के तहत जो सेबी थी इसको एक वैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया था। तथा सेबी का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आप हमारा है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब प्रभावकारी हुआ, आपको बताना है। तो इसी तरह से इसका भी आंसर हो जाएगा आपका, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम जो था यह जो है पारित हुआ था आपका 1881 में, परंतु यह प्रभावकारी कब हुआ था, 1882 में यह प्रभावकारी हुआ था। लेकिन पारित अगर पूछ ले पारित कब हुआ था, तो यह 1881 में पारित हुआ था, परंतु 1882 में यह प्रभाव में आया था विनिमय साध्य
साध्य विलेख अधिनियम। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1882 में विनिमय साध्य विलेख अधिनियम पारित हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तथा इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी तथा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगला प्रश्न आप हमारा है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की, मतलब पारिस्थितिकी पदछाप जो है किसके माप की इकाई आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है, तो भूमंडली हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं भूमंडली हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ आपके सामने हड़प्पा कालीन बस्तियां दी गई हैं और जिस नदी पर वे अवस्थित थी उनको दिया गया है, तो आपको इसमें से सही सुमेलित करना है इनको। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो हड़प्पा था यह आपको मिलेगा रावी नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है ये का आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा का रावी नदी हो जाएगा। इसके बाद कालीबंगा किस नदी के तट पर था, तो कालीबंगा आपका हो जाएगा किस नदी के तट पर, तो घग्गर नदी के। तो कालीबंगा आपका घग्गर नदी हो जाएगा, यानी कि आपका जो बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद लोथल जो है, लोथल किस नदी के तट पर, तो भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा, यानी कि आपका सी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और रोपड़ जो है आपका, रोपड़ जो है किस नदी के तट पर है, तो रोपड़ आपको मिलेगा सतलज नदी के तट पर, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 4, यानी कि आपका हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के तट पर, और इस प्रकार से रोपड़ हो जाएगा आपका सतलज नदी के तट पर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से इन चारों की जो अवस्थिति वर्तमान में कहाँ कहाँ है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है, कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है, लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है, तथा रोपड़ जो है वर्तमान में इसकी अवस्थिति क्या है। इनकी अवस्थिति आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगला प्रश्न आप हमारा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त होते हैं, यानी कि हड्डी से निर्मित जो आभूषण थे यह कहाँ से प्राप्त हुए थे आपको बताना है। तो मदहदा से, आप इसे ध्यान दीजिएगा। मदहदा एक उत्तर प्रदेश में एक जगह मिलेगी प्रतापगढ़ जिले में, यहीं से जो है हड्डी से निर्मित आभूषण के साक्ष्य मिले थे, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक जगह है मदहदा, यहीं से हड्डी से निर्मित आभूषण के साक्ष्य मिले थे, मध्य पाषाण काल से इनका संबंध था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं और उनका राज्य दिया गया है, तो आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सिमलीपाल आपको मिलेगा उड़ीसा में, तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर लीजिएगा। एक आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। और दिहांग बिहांग आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। नौकरेक आपको मिलेगा मेघालय में, 3 का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कोल्ड डेजर्ट आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। कोल्ड डेजर्ट यानी कि डी का आपका हो जाएगा 1, तो आप इसे सुमेलित कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहांग बिहांग अरुणाचल प्रदेश में है, नौकरेक मेघालय में है और कोल्ड डेजर्ट आपका है हिमाचल प्रदेश में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। करीबा जो बांध है यह कहाँ पर निर्मित किया गया आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करीबा बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो करीबा बांध जो है एक इंपॉर्टेंट बांध है जो बनाया गया आपका जाम्बेजी नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर बनाया गया आपका करीबा बांध, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो जाम्बेजी नदी है कहाँ कहाँ पर बहती है, तो जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, मोजाम्बिक हो गया, बोत्सवाना, नामीबिया, ये सभी इंपॉर्टेंट देश हैं जहाँ से आपकी जाम्बेजी नदी बहती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, मोजाम्बिक हो गया, बोत्सवाना हो गया और नामीबिया, ये इंपॉर्टेंट देश हैं जहाँ से जाम्बेजी नदी बहती, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसी जाम्बेजी नदी पर जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात जिसका नाम विक्टोरिया जलप्रपात है, यह मिलेगा आपको। जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह आपको मिलेगा जाम्बेजी नदी पर ही। इसके अलावा जो आपकी जाम्बेजी नदी है यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो जाम्बेजी नदी है यह नदी
जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ग्राम वन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम वन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, आपको बताना है। तो प्रतिशत की अगर बात हो तो मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर एरिया की बात यहाँ पे दिया गया होता तो एरिया के मामले में आपका मध्य प्रदेश टॉप पर है, लेकिन प्रतिशत की यहाँ पे बात हो रही है तो प्रतिशत में आपका मिजोरम टॉप पे आता है। तो दोनों आपको याद रखना, अगर एरिया पूछ लिया होता तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत पूछा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से ट्रांजिस्टर का एक इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है, तो इसमें से ट्रांजिस्टर का इंपॉर्टेंट भाग है जर्मेनियम, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, जर्मेनियम। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक दिए गए हैं, कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनको आपको बताना है, इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो हड्डियों में जो उपस्थित यौगिक होता है वह कौन सा होता है, तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है आपका कैल्शियम फास्फेट, यानी कि आपका ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखिए यहाँ पे आप। और इसके अलावा सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि आपका बी का 3 हो जाएगा। और दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है, यानी कि आपका सी का 1 हो जाएगा। और फलों का पकना किसके कारण होता है, फलों को पकाया था आपका एथिलीन से, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से यह सुमिलित हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा होता है। और फलों का पकना किसके कारण होता है, तो एथिलीन के कारण जो है फल पकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आप हमारा है, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं किसका रूपांतरित रूप होते हैं, आपको बताना है। तो सांप के जो जहरीले विष दंत होते हैं ये जंबिका दंत का रूपांतरित रूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जंबिका दंत के ये रूपांतरित रूप होते हैं सांप के जो जहरीले विष दंत होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, आपको बताना है। तो लाल फास्फोरस का जो उपयोग है दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल से, लाल फास्फोरस का जो उपयोग है यह दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को कब राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश वस्तुओं को जो है आपका बहिष्कार की नीति के रूप में कब अपनाया गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था, तो इसी बंगाल विभाजन के विरोध में जो है भारतीयों के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था, तथा इसी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया था 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसी में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था आपका बनारस में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, इसी बनारस अधिवेशन में ही जो आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था उसको जो है समर्थन दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1905 का जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था उसी में। तो 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो सैन फ्रांसिस्को में था गदर पार्टी का मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है समानता का अधिकार रखा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समानता का अधिकार किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा जो आपका समानता का अधिकार है ये आपको आर्टिकल 14 से 18 के मध्य मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। आर्टिकल 14 से 18 के मध्य आपको मिलेंगे समानता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा, मौलिक अधिकारों को हमने किस देश से लिया आपको बताना है। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है हमने ली है यूएसए के संविधान से, यानी कि
आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, आपको बताना है। तो भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो भारत में सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है जलोढ़ मृदा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जलोढ़ मृदा होती है उसको भारत में सबसे उपजाऊ मृदा माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सबसे अधिक प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सोयाबीन के दाने में जो है प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है, आपको बताना है। तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या देखने को मिलता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन के कारण जो होता है, आपका जो देश में निर्यात होता है वह बढ़ जाता है और आयात जो है घट जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो देश में निर्यात को बढ़ाने के लिए जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना परिणाम होता है मुद्रा के अवमूल्यन का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और भारत में किसने आमदनी कर की शुरुआत की थी? तो भारत में आमदनी कर की जो शुरुआत की गई थी जेम्स विल्सन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स विल्सन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है, आपको बताना है। तो जहांगीर का जो मकबरा है या भारत से बाहर, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। भारत से बाहर किसका मकबरा है? तो जहांगीर का है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, आपको उस परिवार का नाम बताना है। तो सर्वप्रथम कछवाहों ने जो है अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कछवाहों ने सर्वप्रथम बार अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही है। तो दोस्तों यह हमारा पहला वीडियो था इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। आई होप यह सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।